हमारे इस चैनल प्रकृष क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम शास्त्रीय विचारधारा या उपागम से संबंधित कुछ अन्य जानकारियों पर डिस्कस करेंगे। जो हमने पिछले वीडियो में देखा, शास्त्रीय विचारधारा का परिचय देखा, केंद्रीय विचार देखा कि किस प्रकार से शास्त्रीय विचारधारा जो है क्या अर्थ उसका बनता है। इसके बाद हमने इसकी विशेषताओं को देखा। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि शास्त्रीय विचारधारा की जो है इसमें कौन कौन से विद्वानों का योगदान खास तौर से रहा है और उनका क्या योगदान रहा है। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि इसकी आलोचनाएं क्या है और अंत में इसके निष्कर्ष देखेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं विभिन्न विद्वानों का जो है योगदान शास्त्रीय विचारधारा में। तो विद्वानों का योगदान देखें हम, तो कौन कौन से विद्वान इसमें शामिल है देखते हैं। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय, पहला थोड़ा परिचय देखते हैं। शास्त्रीय विचारधारा संगठन की कार्यकुशलता और मितव्यता के लक्ष्यों को ध्यान में रखती है। ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि 2E, 2E जो है इसके उद्देश्य हैं, वो है इफ़ेक्टिवनेस और इकोनॉमी, यानी कार्यकुशलता और मितव्यता। मितव्यता का अर्थ था कि संसाधन, समय, लागत कम से कम खर्च हो, उसकी बर्बादी साधनों की कम से कम हो, और कुशलता का अर्थ है कि अधिकाधिक परिणाम प्राप्त किए जाएं। तो इन दो लक्ष्यों से प्रेरित होकर शास्त्रीय विचारधारा काम करती है और इसके लिए आवश्यक है कि संगठन में कार्य विभाजन और समन्वय के सच्चे आधारों यानी सिद्धांतों का उपयोग किया जाए। तो दो बड़े महत्वपूर्ण कार्य हैं इसमें। एक कार्य विभाजन, कि किस प्रकार से कार्य का जो है विभाजन किया जाए विभिन्न व्यक्तियों में। कल हमने देखा कार्य विभाजन, कार्य वर्गीकरण और समन्वय, ये तीन चीज़ें हैं इसमें। कार्य विभाजन का अर्थ है कि कार्यों को वर्गीकृत करने के बाद व्यक्तियों में बांटना, यानी प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता और क्षमता के अनुसार कार्य देना। इसके अलावा समन्वय, समन्वय में हम ये देखेंगे, कल हमने जैसा इसका अर्थ समझने का प्रयास किया कि समन्वय का अर्थ है कि विभिन्न व्यक्तियों और इकाइयों की जो गतिविधियां हैं उनमें समत्व या एकरूपता का भाव लाना, समकालिकता लाना, ताकि जो निर्धारित उद्देश्य है उसकी पूर्ति में सभी के कार्य एक दूसरे के सहायक बने। तो ये चीज़ें करने के लिए बहुत से सिद्धांतों की आवश्यकता पड़ती है और इन सिद्धांतों की खोज एक महत्वपूर्ण कार्य था और इसके विद्वानों ने इस कार्य को बखूबी अंजाम दिया। तो इस दृष्टि से शास्त्रीय उपागम के विद्वानों ने अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। तो बहुत से सिद्धांत खोजे गए हैं विद्वानों के द्वारा और हम देखें उनके कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो सबसे पहला जो व्यक्ति हैं ध्यान में आएंगे आपके, वो हैं हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल के जो सिद्धांत है वो बड़े ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है और ये हेनरी फेयोल के सिद्धांत एक प्रकार से आधार बने इसके, इस पूरी जो शास्त्रीय विचारधारा है इसके विकास के आधार बने। तो हेनरी फेयोल कौन थे? हेनरी फेयोल फ्रांस के इंजीनियर थे और जिनको शास्त्रीय उपागम का पिता कहा जाता है। फ्रांस के इंजीनियर थे और जिनको शास्त्रीय उपागम का पिता माना जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ये इनकी किताब है जो फ्रेंच भाषा में प्रकाशित हुई थी पहले, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, जो फ्रेंच भाषा में प्रकाशित हुई थी और उसके बाद इसका अंग्रेज़ी में ट्रांसलेशन किया गया। तो ये संपूर्ण विश्व के सामने प्रस्तुत हुई और इसमें क्या बताया है इन्होंने संगठन की 6 गतिविधियां बताई है। आगे हम देखेंगे 6 गतिविधियां कौन सी है। प्रशासन के 5 तत्व, 5 एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने बताए हैं और प्रशासन और प्रबंध के 14 सिद्धांत इन्होंने बताए हैं। तो ये हम देखेंगे आगे के पॉइंट्स में। देखिए 6 संगठन की जो है गतिविधियां क्या है। एक संगठन जो काम करता है उनका वर्गीकरण किया गया है। ये एक प्रकार से वर्गीकरण है, क्योंकि हम जानते हैं इसमें है शास्त्रीय उपागम में वर्गीकरण,
कार्य विभाजन और समन्वय, ये तीन जो है शब्द बड़े महत्वपूर्ण है। शास्त्रीय उपागम की बात करें तो जितने भी संगठन के कामकाज हैं उनको क्लासिफाई करना, वर्गीकृत करना पहला कृत्य होता है शास्त्रीय सिद्धांत के समर्थकों का, विद्वानों का। तो हेनरी फेयोल ने संगठन की गतिविधियों को 6 भागों में बांटा है। तकनीकी गतिविधियां, व्यापारिक गतिविधियां, व्यापारिक तकनीकी गतिविधियों का अर्थ हो गया उत्पादन से संबंधित कार्य, समझिए आप इनको। व्यापारिक गतिविधियों का अर्थ हो गया व्यापारिक क्या करते हैं, क्रय विक्रय विनिमय, तो व्यापारिक गतिविधियां ये हो गई। वित्तीय गतिविधियां, वित्तीय का अर्थ है धन की प्राप्ति करना, धन कहाँ से प्राप्त होगा, फिर उस धन का अधिकाधिक संगठन के हित में उपयोग करना। सुरक्षात्मक गतिविधियां हो सकती है, लेखांकन, जो भी व्यवहार होते हैं उनका लेखा करना। और प्रबंधकीय गतिविधियां, प्रबंधकीय गतिविधियों में 5 तत्व फेयोल ने बताए हैं जो हम इधर देख सकते हैं, ये प्रबंधकीय गतिविधियां। तो ये जो प्रशासन के 5 तत्व हैं यही प्रबंधकीय गतिविधियां। प्रशासन क्या करता है, प्रशासन 5 कार्य करता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण बात इन्होंने हेनरी फेयोल ने कही है। प्रशासन की परिभाषा हम आप देखना चाहें तो हमारे पिछले वीडियो में देखें, लोक प्रशासन के परिचय से संबंधित हमने वीडियो बनाए हैं, उसमें कहा है कि प्रशासन क्या है कि किसी सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सामूहिक प्रयास। तो सामूहिक प्रयास प्राप्त करने, किसी उद्देश्य को सामूहिक प्रयास से प्राप्त करने के लिए प्रशासन 5 गतिविधियां करता है, यही प्रबंधकीय गतिविधियां हैं, यही प्रशासनिक गतिविधियां और यही प्रशासन के 5 तत्व हैं। पहला है नियोजन, फिर संगठन, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण। ये क्या है, इनके आप सिर्फ यहाँ नाम याद रखें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि इनके बारे में डिटेल में हम आगे की वीडियोज़ में पढ़ेंगे कि ये किस प्रकार से इनकी परिभाषा बनती है। तो फिलहाल आप ये 5 कार्य याद रखें, प्रबंध के या प्रशासन के 5 कार्य। इसके उपरांत जो अगला पॉइंट है इसमें वो है प्रशासन या प्रबंध के 14 सिद्धांत। यानी देखिए पहले वर्गीकृत किया 6 गतिविधियों में, इन 6 में से एक गतिविधि है प्रबंधकीय गतिविधि। प्रबंधकीय गतिविधि में 5 कार्य किए जाते हैं। अब इन 5 कार्यों को कैसे किया जाए, इसके लिए 14 सिद्धांत हेनरी फेयोल ने दिया है। तो ये 14 सिद्धांत हेनरी फेयोल के कौन से हैं, इनको देखते हैं हम। पहला है कार्य विभाजन। इनको आप केवल जो है नाम यहाँ याद रखें, और हमने हेनरी फेयोल से संबंधित एक वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो में इन सभी सिद्धांतों को डिटेल में पढ़ सकते हैं। वो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसका जो पार्ट 3 है उसमें हेनरी फेयोल के ऊपर वीडियो मिलेंगे आपको, तो आप उनको देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सिद्धांत क्या है। फिलहाल इसमें हम केवल इनके नामों की ही चर्चा करेंगे, अन्यथा ये वीडियो काफ़ी लेंथी बन जाएगा। तो कार्य विभाजन, उसके बाद है सत्ता और उत्तरदायित्व। सत्ता और उत्तरदायित्व का क्या अर्थ होता है हम आगे के वीडियो में देखेंगे। आदेश की एकता, निर्देश की एकता, व्यक्तिगत हित पर सामान्य हित को वरीयता, यानी एक व्यक्ति के हित के बजाय संगठन के हित को सर्वोपरि मानना। उसके बाद है अगला कार्मिकों का पारिश्रमिक, कार्मिकों को जो वेतन भत्ते दिए जाते हैं वो उचित होने चाहिए। केंद्रीकरण, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अनुशासन होना चाहिए संगठन में। पद सोपान, ये हमारा आगे सिद्धांत रहेगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इसको देखेंगे हम आगे। व्यवस्था, यानी प्रत्येक जो चीज़ है वो निर्धारित स्थान पर संगठन में होनी चाहिए। कार्यकाल में स्थायित्व, इसका अर्थ है कि संगठन के कार्मिकों को इतना समय दिया जाना चाहिए कि वो काम को सीख सके और ढंग से कर सके, ऐसा ना हो कि आज लगाया और कल ट्रांसफ़र कर दिया। समता, सभी कार्मिकों को समान भाव से देखना। पहलपन, पहलपन का अर्थ होता है लोगों को कुछ करने की शक्ति प्रदान करना कि वो स्वयं अपने स्तर पर कर सके। और सहयोग की भावना, संगठन में सहयोग की भावना, एस्पिरिट डी कॉर्प्स इसको कहा है हेनरी फेयोल ने, ये विकसित की जानी चाहिए। तो इस प्रकार से ये 14 सिद्धांत है, आप केवल इनके नाम याद रखें तो ही पर्याप्त है। इनके बारे में से
आपको जैसा ही मैंने बताया हेनरी फेयोल से संबंधित जो हमारी वीडियो है वो आप देख सकते हैं। अगला जो विद्वान आते हैं वो बड़े ही महत्वपूर्ण विद्वान है गुलिक और उर्विक। दोनों विद्वानों ने अपनी पुस्तक पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये पुस्तक है गुलिक उर्विक की, में संगठन की संरचना को अधिक महत्व दिया कि संगठन की संरचना कैसे की जा सकती है, और अपने योगदान द्वारा शास्त्रीय विचारधारा को इन्होंने चरम पर पहुंचा दिया। सबसे ज़्यादा लोकप्रियता शास्त्रीय विचारधारा के जनक भले ही हेनरी फेयोल हो, पर शास्त्रीय विचारधारा को जो है अल्टीमेट पॉइंट तक पहुंचाने का जो कार्य किया है, चरम पर पहुंचाने का कार्य किया है, वो गुलिक और उर्विक ने किया है। तो गुलिक और उर्विक का अलग अलग देखेंगे हम। पहले देखिए गुलिक द्वारा प्रतिपादित संगठन के 10 सिद्धांत। कुछ सिद्धांत तो आपको हेनरी फेयोल जैसे ही इसमें मिलेंगे, कुछ नए हैं, तो आप इनके भी नाम देख लीजिए। डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में, सभी सिद्धांतों के बारे में। कार्य विभाजन या विशेषीकरण, इसका अर्थ है कि कार्य को छोटे छोटे कृत्यों जॉब्स में बांट के फिर जो है प्रत्येक व्यक्ति को एक विशेष कार्य दिया जाए जिसमें कि वो योग्य हो। विभागीकरण संगठनों के आधार, ये हम आगे देखेंगे। 4P उन्होंने बताया है। पद सोपान द्वारा समन्वय, समन्वय के बारे में हम आगे देखेंगे। पद सोपान के बारे में भी देखेंगे। स्वोद्देश्य समन्वय या जानबूझकर किया जाने वाला समन्वय, और एक समितियों द्वारा समन्वय। तो समन्वय के भी 3 सिद्धांत इन्होंने दिए हैं, 3 प्रकार है एक्चुअली। पद सोपान द्वारा समन्वय होता है। पद सोपान ये है, सिंपल आप समझिए, जैसे ए है, ए के नीचे बी और सी कार्य कर रहे हैं, और फिर इनके नीचे जो है आपके डी और ई कार्य कर रहे हैं, इनके नीचे और भी व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। तो ये जो श्रृंखला बनती है ये पद सोपान है। तो इसको आगे हम देखेंगे डिटेल में पद सोपान को। फिलहाल आप इतना ही ध्यान रखिए। अधिकारी अधीनस्थ संबंधों का निर्धारण है पद सोपान। तो पद सोपान द्वारा समन्वय, स्वोद्देश्य समन्वय, यानी समन्वय नहीं हो रहा है तो जानबूझकर समन्वय स्थापित करना। कुछ समन्वय समितियों का गठन कर दिया जाए जिनका काम ही है कि समन्वय करते रहे। विकेंद्रीकरण के बारे में हम देखेंगे। शक्ति जो है ये हमारा संगठन होता है पद सोपान के उपरांत। कुछ व्यक्ति यहाँ कार्य कर रहे हैं, ये उच्च अधिकारी है। जो नीचे के स्तरों पर कार्य कर रहे हैं वो अधीनस्थ है। तो सत्ता अधीनस्थों को सौंप देना विकेंद्रीकरण है। आगे हम इसके बारे में और डिटेल में देखेंगे। आदेश की एकता, इसको भी देखेंगे। आदेश की एकता का अर्थ है कि एक कर्मचारी को एक ही अधिकारी से आदेश मिले, एक से ज़्यादा अधिकारियों से उसको आदेश प्राप्त न हो। प्रत्यायोजन भी हम देखेंगे कि सत्ता जो है ए से बी को ट्रांसफ़र की जाती है, तो उसको प्रत्यायोजन हम संक्षेप में कहते हैं। नियंत्रण का विस्तार है, का अर्थ है कि एक जो अधिकारी होता है उसके अधीन कितने व्यक्ति काम कर सकते हैं अधिक से अधिक, वो नियंत्रण का विस्तार कहलाता है। स्टाफ और सूत्र भी देखेंगे। स्टाफ परामर्श देने का काम करता है, सूत्र किसी कार्य को करने का, एक्चुअल में करने का काम करता है। तो ये हम आगे इनको देखेंगे डिटेल में। आगे की वीडियो में आपको ये सभी प्राप्त होंगे। आगे देखिए, गुलिक ने विभागीकरण के 4 आधार बताए। ये हमने दूसरे सिद्धांत में देखा, विभागीकरण संगठनों के आधार। तो 4P कहते हैं विभागीकरण के 4 आधार। विभागीकरण का क्या अर्थ हुआ? विभागीकरण का अर्थ है गतिविधियों को समूहीकृत करना। एक संगठन की जो गतिविधियां हैं उनको अलग अलग समूह में बांटना। अब समूह में बांटने के 4 आधार हो सकते हैं। यहाँ पे 4 आधार क्या है ये समझे आप। पहला है पर्पज यानी उद्देश्य, दूसरा है प्रोसेस प्रक्रिया, तीसरा है पर्सन व्यक्ति, और चौथा है प्लेस यानी क्षेत्र। यानी ये सिंपल है, संगठन के उद्देश्य क्या है उस आधार पर अलग अलग उद्देश्यों में बांट दिया जाए। दूसरा है प्रक्रिया, अलग अलग प्रक्रियाएं हो सकती है। जैसे एक संगठन है उसमें क्रय होता है, विक्रय होता है, ठीक है, वित्त होता है। तो इस तरह से बांट देना ये कहलाएगा प्रक्रिया। फिर है व्यक्ति। व्यक्ति के आधार का मतलब है कि जिन व्यक्तियों की आपको सेवा करनी है उनके आधार पर संगठन बना दीजिए। जैसे महिला और बाल विकास मंत्रालय, तो महिलाओं और बालकों के विकास से संबंधित कार्य करेगा। सैनिक कल्याण मंत्रालय, तो सैनिकों के कल्याण से संबंधित कार्य करेगा। इसी प्रकार पर्यावरण मंत्रालय,
तो इस प्रकार से अलग अलग ये हो सकते हैं। क्षेत्र के आधार पर फिर आप बांट सकते हैं, क्षेत्र के आधार पर कि किन क्षेत्रों में कार्य करेगा। जैसे रेलवे के बोर्ड हैं, रेलवे ने अपने जो बोर्ड बना रखे हैं 18-19 जो रेलवे के बोर्ड हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करते हैं, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर, दक्षिण, मध्य, इस तरह से रेलवे ने अपने बोर्ड बना रखे हैं, जोन बना रखे हैं। तो इस प्रकार से ये किया जा सकता है। तो संगठन की जो गतिविधियां हैं उनको आप अलग अलग भागों में बांट सकते हैं और उसके लिए विभिन्न आधार जो है ये इन्होंने बताए हैं। उद्देश्य के आधार पर बांट दीजिए, उसकी प्रक्रिया के आधार पर, व्यक्ति के आधार पर या क्षेत्र के आधार पर। सभी पी से स्टार्ट होते हैं इसलिए इसको 4P कहा गया है। तो ये गुलीक द्वारा वर्णित है। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। गुलीक ने प्रशासन के 7 तत्व, जैसे हेनरी फेयल ने प्रशासन के 5 तत्व बताए थे, गुलीक ने प्रशासन के 7 तत्व, और यह यो समझिए कि प्रशासन जैसे मुख्य कार्यपालिका भी गुलीक ने कहा है कि कार्य, वहाँ पर वो कार्य ही थे। प्रशासन के 5 जो तत्व थे, नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन, नियंत्रण। इसी प्रकार फेयोल की तरह ही गुलीक ने भी प्रशासन के 7 कार्य बताए हैं और उनको एक शब्द दे दिया, पोस्ड कॉर्ब। पोस्ड कॉर्ब, POSDCORB, पोस्ट कॉर्ब। अब इनसे हर एक से एक एक शब्द बनेगा। P से बनता है प्लानिंग, नियोजन, ये हेनरी फेयोल में भी है। O से बनता है ऑर्गेनाइजिंग, संगठन, ये भी हेनरी फेयोल के संदर्भ में भी है, दोनों ने लिया है, इसको कॉमन है ये। फिर S से स्टाफिंग यानी नियुक्तिकरण, D से डायरेक्टिंग, ये हेनरी फेयोल के आपको दिखाई दे जाएगा। CO से कोऑर्डिनेटिंग, समन्वय, और R से रिपोर्टिंग यानी प्रतिवेदन, और B से बस्टिंग, यहाँ लिखा नहीं है, B लिख दीजिए आप, B से बस्टिंग यानी बजट। तो हेनरी फेयोल ने भी जो है, हेनरी फेयोल की तरह ही गुलीक ने भी जो है यहाँ पर वही कार्य किया है कि प्रशासन के तत्वों को, प्रशासन के कार्यों को पोस्ड कॉर्ब, एक छोटा सा वर्णाक्षर लिया है और इसमें इसको समेट दिया है, पोस्ड कॉर्ब। तो इस प्रकार से ये गुलीक का योगदान हमने देखा। गुलीक ने 10 सिद्धांत दिए, 4P दिए नियोजन के, विभागीकरण के, माफ़ कीजिए, और प्रशासन के 7 तत्व जिसको मुख्य कार्यपालिका के कार्य भी कहा जाता है। इसके बाद आइए उर्वी, इनके जो साथी विचारक हैं गुलीक के, इन्होंने 8 सिद्धांत दिए हैं। 8 सिद्धांत देखिए कौन कौन से हैं। उद्देश्यों का सिद्धांत दिया है, समरूपता का सिद्धांत, उत्तरदायित्व का सिद्धांत, ये केवल नाम याद करने हैं आपको, बाकी इनका डिटेल आगे आएगा। श्रेणी कर्म का सिद्धांत, ये पदसोपान जो है, पदसोपान का सिद्धांत ही है पर इसको ये नाम दे दिया है। नियंत्रण का विस्तार, विशेषीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत और परिभाषा का सिद्धांत। आगे चलकर उर्वीक ने अपनी पुस्तक द एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में फेयोल, गुलीक, मुने, रेले, MP फेलट और ग्रेगुनाइज फ्रांस के जो गणितज्ञ थे, इनके बारे में भी आगे हम देखेंगे कि सभी सिद्धांतों को मिलाकर 29 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। तो ये उर्वीक का एक और कार्य है कि उन्होंने सभी जो सिद्धांतकार हैं उनके सिद्धांतों को मिलाकर 29 सिद्धांत बना दिए। अगले विद्वान आते हैं मुने और रेले। मुने और रेले जो है अमेरिका में इन्होंने काफ़ी कार्य किया इस उपागम को लोकप्रिय बनाने में। तो देखिए इन्होंने अपनी पुस्तक ऑनवर्ड इंडस्ट्री, इस किताब का नाम है ऑनवर्ड इंडस्ट्री इनकी किताब का, और इसी पुस्तक को फिर इन्होंने संशोधित करके वापस प्रकाशित किया बाद में, और द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नाम से यही ऑनवर्ड इंडस्ट्री पुस्तक को वापस निकाला, द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नाम से। और संगठन के केवल 4 सिद्धांत इन्होंने बताए। इसके अलावा चार्ट्स और मैनुअल्स का भी इन्होंने प्रशासन के क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया। चार्ट्स में आप देख सकते हैं, जैसे पद सोपान को चार्ट में बता दिया, A यहाँ है, फिर B, फिर C,
फिर डी, फिर ई, इस तरह से ये चार्ट बन गया। और मैनुअल्स में जो है नियमों को संक्षिप्त रूप में लिख दिया जाता है ताकि निर्णयन में या कार्य के क्रियान्वयन में नियमों को पढ़ के कार्य किया जा सके। 4 सिद्धांत है। समन्वय का सिद्धांत है, स्केलर प्रक्रिया, ये स्केलर प्रक्रिया पद-सोपान ही है, इसको इन्होंने स्केलर प्रक्रिया कहा है। कार्यात्मक विभेदीकरण, और फिर है लाइन और स्टाफ। लाइन और स्टाफ के बारे में मैंने बताया। लाइन जो है कार्य को करता है और स्टाफ के जो कार्मिक होते हैं वो परामर्श देते हैं। आगे हम इसको डिटेल में लेंगे। चलिए, तो ये इस प्रकार से मोनेरेले, उर्विग गुलिग और हेनरी फेयोल, खास तौर से इन 5 विद्वानों के योगदान की हमने चर्चा की शास्त्रीय उपागम में। और हमने देखा कि इन्होंने ढेर सारे सिद्धांत दिए हैं विभागीकरण के लिए, कार्य विभाजन के लिए, समन्वय के लिए, कार्य को करने के लिए। तो अब आती है इस उपागम की आलोचनाएं, क्योंकि प्रश्न जो पूछा जाता है कई बार आलोचनाएं अलग से पूछी जाती है और कई बार पूछा जाता है कि शास्त्रीय उपागम की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। आलोचनात्मक व्याख्या, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको पहले तो शास्त्रीय उपागम का परिचय देना है, उसकी विशेषताएं बतानी है संक्षेप में, उसका केंद्रीय विचार बताना है और विभिन्न विद्वानों का योगदान बताना है संक्षेप में, और उसके बाद आलोचनाएं लिखनी है और फिर उसके बाद निष्कर्ष लिखना है। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट उत्तर आपका बन जाता है इस प्रश्न का। तो आप देखिए क्या क्या इसकी आलोचनाएं हैं। तो बहुत ज़्यादा कमियां इस सिद्धांत में रही है, और कमियों के कारण फिर एक नया जो है विचारधारा आई प्रकाश में, वो थी मानव संबंध उपागम, जिसका हम आगे अध्ययन करेंगे। मानव संबंध उपागम, ये विचारधारा जो है विकसित की गई, और इसको विकसित किया एल्टन मेयो ने। इस शास्त्रीय विचारधाराओं की आलोचनाओं से क्रुद्ध होकर ये नई विचारधारा उन्होंने विकसित की। एक व्यवहारवादी विचारधारा भी हम देखेंगे कि विकसित की गई है, ये शास्त्रीय विचारधारा की जो अपूर्णताएं हैं उसके कारण से। इसके अलावा हम देखेंगे एक व्यवस्था विचारधारा, लोक प्रशासन की व्यवस्था विचारधारा का भी विकास हुआ, और व्यवस्था विचारधारा अपने आप में होलिस्टिक विचारधारा मानी जाती है, जो सभी तत्वों का समावेश करती है। तो ये तो खैर बाद की बातें हैं, पर पहले ये देखें कि विभिन्न विद्वानों ने, आलोचकों ने क्या क्या कमियां इस शास्त्रीय विचारधारा में देखी है। तो हम देखते हैं सबसे पहले सरलतावादी दृष्टिकोण। सबसे पहली इसकी कमी है सरलतावादी, इसलिए है कि क्योंकि यह उपागम प्रत्येक कार्मिक को केवल आर्थिक कारकों से प्रेरित मानकर सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारकों की उपेक्षा करता है। तो इसने, जैसा कि इसकी विशेषताओं में हमने देखा कि इसने आर्थिक कारकों को ही ध्यान में लिया है। आर्थिक कारक का अर्थ है ये मान के चलता है कि जो कार्मिक काम करने आता है वो केवल और केवल धन के लिए काम करने आता है, यानी उसका सम्मान या उसकी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं, उसकी पारिवारिक चीज पृष्ठभूमि, ये कुछ भी मायने नहीं रखती है। कई बार कई कार्मिक ऐसा कार्य करते हैं जैसे उसमें धन भले ही कम हो, लेकिन क्योंकि उनको जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है, उस काम में आनंद आता है, इसलिए वो कार्य वो करते हैं। कई बार जो है लोग वाकई में धन के लिए कार्य करते हैं लेकिन ये हर बार ये चीज़ सत्य सिद्ध नहीं होती है। तो इस प्रकार से ये जो है एक बड़ी कमी है कि ये मानता है कि जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं वो केवल धन के लिए कार्य कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। दूसरा है प्रबंध समर्थित दृष्टिकोण। यह हम देखेंगे कि इसके जितने भी सिद्धांत हैं जितने भी सिद्धांत अभी हमने देखे विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए, सभी जो सिद्धांत है वो प्रबंध जो है उच्च स्तर के जो कार्मिक प्रबंध या प्रशासन, उच्च स्तर के जो टॉपर हैं इस पद सोपान में, देखें यहाँ पर जो काम करने वाले व्यक्ति हैं उनके काम को सरल बनाता है। लेकिन नीचे जो काम करते हैं व्यक्ति, जो वास्तव में
काम को अंजाम देते हैं, क्रियान्वित करते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान ये नहीं कर पाता है। उनसे संबंधित आपको सिद्धांत इसमें नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए लिखा है कि परिचालन स्तर, ऑपरेटिंग स्तर यानी जो नीचे का स्तर है, से जुड़ी कार्यात्मक समस्याओं के समाधान की ये उपेक्षा कर देता है। तो ये एक बड़ी कमी है कि उच्च स्तर के लोगों का ध्यान रखता है, निम्न स्तर के जो कर्मचारी हैं उनकी जो समस्याएं हैं उनके ऊपर ये कोई फोकस नहीं करता है। इसके बाद आइए अगला जो है पॉइंट लेते हैं, स्थिर या बंद मॉडल। ये एक बड़ी कमी है। ये हम देख सकते हैं कि इसने संगठन को एक बंद व्यवस्था माना है जो अपने परिवेश से अप्रभावित होती है। इसने लिखा कि प्रशासन जो है सार्वभौमिक है, हमारे जो सिद्धांत है सभी देशों में काम आ सकते हैं। संगठन चाहे कैसा भी हो, चाहे सरकारी संगठन हो, निजी संगठन हो, सभी में काम आ सकते हैं। तो यहाँ पर ये उल्लेखनीय बात होती है कि वो ये मान के चलते हैं कि संगठन का परिवेश का अर्थ है, जैसे अमेरिका की हम बात करें या हम भारत की बात करें, एक ही संगठन है दोनों जगह, लेकिन दोनों का परिवेश अलग है। यहाँ की परिस्थितियाँ अमेरिका की अलग है, भारत की अलग है। तो ये परिवेश संगठन के कामकाज को निश्चित रूप से प्रभावित करता है, लेकिन ये इस चीज़ को नहीं मानता। ये कहता है कि कहीं भी चले जाइए आप, संगठन में एक जैसे ही काम होते हैं, इसलिए इसको बंद जो है मॉडल या स्थिर मॉडल कहा गया है। फिर अगला जो है आलोचना है, केवल औपचारिक संरचना पर जोर देता है। औपचारिक संरचना यानी ये जो हम पद सोपान देख रहे हैं, ये औपचारिक संरचना है जो संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जानबूझकर बनाई जाती है। लेकिन कुछ ऐसे संगठन होते हैं जो अनौपचारिक होते हैं। अनौपचारिक संगठन वह संगठन है जो स्वतः बन जाते हैं, अपने आप बन जाते हैं। जैसे साथ काम करते हैं लोग, तो साथ काम करते हैं तो उनका एक ग्रुप बन जाता है, वो अनौपचारिक संगठन है। अब वो कई बार उस ग्रुप में अपनी समस्याओं को डिस्कस करते हैं और ग्रुप जो डिसाइड करता है फिर वो काम करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि वो विरोध करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, अपनी मांगे मनवाने के लिए जो है विभिन्न प्रकार के उपायों का सहारा लेते हैं। वो सब ग्रुप से प्रेरित होकर करते हैं। लेकिन ये जो है इस चीज़ को इग्नोर कर देता है शास्त्रीय उपागम। ये मानता ही नहीं है कि ऐसा कोई ग्रुप बनते होंगे। तो यह उपागम संगठन की केवल औपचारिक संरचना के निर्माण पर जोर देता है, अनौपचारिक संगठनों और मानवीय तत्वों की उपेक्षा करता है। इसी कारण से वारेन बेनिस ने इसको जन रहित संगठन यानी मनुष्य रहित संगठन कहा है। हमने कल देखा इस वीडियो में, पिछले वीडियो में, कि यह जो है संगठन को एक मशीन मानता है और संगठन में काम करने वाले व्यक्ति को उसका एक पुर्जा मानता है। वो इंसान उसको मानता ही नहीं है। मार्च और साइमन दो अन्य विद्वान हुए, इन्होंने इनको मशीनी मॉडल कहा है। तो ये मशीन मानता है संगठन को। इसलिए आगे इस आलोचना को और देखेंगे हम वापस। फिलहाल देखते हैं अगली एक और आलोचना, आणविक और स्वैच्छिकता पूर्ण उपागम। ये विशेषताओं में भी आया था। दो शब्द हैं बड़े ही रुचिकर, आणविक यानी एटॉमिक और स्वैच्छिकता यानी वॉलेंट्री। आणविक उपागम क्यों कहा है इसको? इसलिए क्योंकि यह एक कार्मिक को अपने साथी कार्मिकों से काटकर व स्वतंत्र रूप से देखता है। यानी एक कार्मिक इंडिविजुअल है और साथी जो उसका है उससे वो प्रभावित नहीं है। स्वैच्छिकतापूर्ण इसलिए कहा गया है कि ये मानता है कि व्यक्ति जो है सामाजिक या समूह का जो नियंत्रण होता है उससे मुक्त होता है। जैसा हमने अभी ऊपर वाले पॉइंट में भी चर्चा की कि व्यक्तियों के समूह बन जाते हैं जो साथ काम करते हैं, और वो समूह फिर हर एक व्यक्ति को गाइड करते हैं कि आपको इतना ही काम करना है, आपको वेतन कम मिल रहा है तो आप विरोध कीजिए, आपकी ये समस्या है तो चलिए हम जो है ये काम करते हैं। तो समूह से निर्देश उसको मिलते हैं और फिर वो समूह के अनुसार काम करता है, अपने जो उच्च अधिकारी है उनके निर्देशों को फॉलो नहीं करता है। तो ये ऐसा नहीं मानता। ये मानता है कि समूह का कोई लेना देना ही नहीं है, समूह बनते ही नहीं है, और बन भी जाए समूह तो इन समूहों से
व्यक्ति प्रभावित नहीं होता है। तो इसलिए इसको आणविक और स्वैच्छिक कहा गया है कि व्यक्ति अपने साथियों से प्रभावित नहीं होता है, व्यक्ति अपने ग्रुप से प्रभावित नहीं होता है। यांत्रिक उपागम, जैसा कि ऊपर आया, क्योंकि यह संगठनात्मक व्यवहार की गति की डायनेमिक्स जिसे कहते हैं को समझने में नाकाम है। डायनेमिक्स का अर्थ हुआ कि संगठन एक्चुअल में काम कैसे करता है। इसने सिद्धांत बना दिए, इसने इसका तो सिंपल है कि संगठन की संरचना कीजिए और कार्मिकों को नियुक्ति कर दीजिए और ये सिद्धांत बता दीजिए उनको, तो फिर काम अपने आप हो जाएगा। ऐसा नहीं है, काम एक्चुअल में कैसे होता है ये समझने में ये बिल्कुल नाकाम है। ये केवल संगठन को जड़ संगठन मान लेता है, कार्मिकों को एक यंत्र या उपकरण समझता है और कर्मचारी से ज़्यादा उसके काम से सरोकार रखता है। कार्मिक की जो समस्याएं हैं, कार्मिक की जो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक जो आवश्यकताएं हैं, उनको ध्यान में ये बिल्कुल नहीं रखता है। ये तो ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा है तो उसको बाहर कर दीजिए। तो इस प्रकार से इसको यांत्रिक उपागम कहा गया है, जो संगठन को एक मशीन समझता है और व्यक्ति को उसका एक पुर्जा समझता है। आगे एक और जो है आलोचना इसकी, आदेशात्मक उपागम। ये हम पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं। दो प्रकार के उपागम हैं, एक आदेशात्मक, एक व्याख्यात्मक। आदेशात्मक उपागम बताता है कि क्या होना चाहिए, ये बता देता है कि संगठन किस प्रकार का होना चाहिए, और लेकिन क्या है और कैसे होगा की उपेक्षा कर देता है। यानी जैसे मान लीजिए विशिष्टीकरण, इसका सिद्धांत इसने बताया, को समझना आसान है। विशिष्टीकरण का अर्थ है कि जो है विशिष्टीकरण का अर्थ है कि व्यक्तियों में उनकी एक्सपर्टनेस के आधार पर काम का विभाजन, लेकिन इसको लागू करना बड़ा ही कठिन है। एक्सपर्टनेस की गणना करना, किसे कौन सा काम दे, ये बड़ा कठिन काम है। इसी प्रकार नियंत्रण का विस्तार सीमित रखने की बात की जाती है। नियंत्रण का विस्तार का क्या अर्थ है? नियंत्रण के विस्तार का अर्थ है कि एक जो बॉस है उसके अधीन अधिकतम कितने व्यक्ति काम करेंगे। जैसे ए है बॉस, अधिकारी है, तो इसके नीचे काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या, जैसे मान लीजिए इसके नीचे 4 व्यक्ति काम कर रहे हैं ए के नीचे, तो इसका मतलब है नियंत्रण का विस्तार कितना हुआ? 4। तो एक बॉस के अधीन कितने व्यक्ति काम करते हैं, वो संख्या नियंत्रण का विस्तार। इसके बारे में सभी विद्वान ये कहते हैं कि ये सीमित होना चाहिए, ये कम होना चाहिए, लेकिन कितना कम होना चाहिए इसके ऊपर कोई भी विद्वान एक मत नहीं। कुछ कहते हैं 3 होना चाहिए, कुछ कहते हैं 4, कुछ कहते हैं 6, कुछ कहते हैं 5। तो इस प्रकार से ये इसलिए इसको जो है कैसे होगा पर ये शांत है, केवल क्या होना चाहिए ये बोलता है। कुछ विद्वान हुए लोक प्रशासन के, इन्होंने भी काफ़ी आलोचनाएं इसकी की है। इनमें से हम 3 विद्वानों की खास तौर से आलोचनाएं देखेंगे, क्रिस अर्गरिस, पीटर ड्रकर और साइमन और मार्च, इनकी आलोचनाएं देखेंगे। क्रिस अर्गरिस कहते हैं कि एक परिपक्व मनुष्य, एक मैच्योर व्यक्ति यानी जो विभिन्न गुणों से युक्त व्यक्ति है, जिसकी आवश्यकताएं अलग है, की आवश्यकताएं या ज़रूरतें और एक शास्त्रीय संगठन की ज़रूरतों में मूलभूत असंगतता पाई जाती है। यानी एक मैच्योर व्यक्ति चाहता है क्या, और शास्त्रीय संगठन में यदि वो काम करने आ गया तो फिर शास्त्रीय संगठन उससे क्या चाहता है। इसे लागू करने पर क्या होता है, जो व्यक्ति होगा वो निष्क्रिय बन जाएगा, क्योंकि उसको निर्भर और अधीन बन जाएगा और संक्षिप्त काल निर्देशित बन जाएगा। ये 4 चीज़ें, उसमें 4 अवगुण आ जाएंगे। निष्क्रिय कैसे बन जाएगा कि बी, जैसे मान लीजिए ए के अधीन काम कर रहा है बी, तो बी हर एक मामले में ए की तरफ देखेगा कि मुझे तो ए जैसा कहेगा मैं उस वैसा ही कर लूँगा, खुद अपने डिसीजन नहीं ले पाता है, निर्भर बन जाता है ए पर और ए के अधीन कर देता है अपने आप को। संक्षिप्त काल निर्देशित बन जाता है, यानी आगे की नहीं सोचता है। संक्षिप्त काल निर्देशित का अर्थ है कि लॉन्ग टर्म की नहीं सोचता है, शॉर्ट टर्म की सोचता है
कि अभी जो काम है बस वो हो जाए, आगे का आगे देखा जाएगा। तो इस प्रकार से ये कमी आ जाती है। जबकि एक मैच्योर आदमी जो है स्वतंत्र प्रकृति का होता है, वो आत्मनिर्भर होता है, न कि पर निर्भर होता है, एक्टिव होता है और लॉन्ग टर्म की सोचता है। तो इस प्रकार से एक मैच्योर व्यक्ति की आवश्यकताएं और इस संगठन की आवश्यकताओं में बहुत ही असंगतता आ जाती है। पीटर ड्रकर कुछ अलग बात कहते हैं। वो कहते हैं कि ये वैज्ञानिक मानता है अपने आप को, ये शास्त्रीय उपागम के बहुत ही वैज्ञानिक जो है विधि से हमने इसका डेवलपमेंट किया है। तो स्वयं को वैज्ञानिक कहने वाले ये सिद्धांत वैज्ञानिक परीक्षण के दौरान ढह जाते हैं। क्यों ऐसा? क्यों कि जिन कार्रवाइयों में या जिन कामों में इनका प्रयोग किया जाता है वह स्वयं इतने वैज्ञानिक नहीं होते हैं। काम जो है वो किए जाते हैं व्यक्तियों के द्वारा, और व्यक्ति का व्यवहार है जो उसका वैज्ञानिक अध्ययन करना बहुत ही मुश्किल, बहुत ही कठिन काम है। तो व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति का जो है सोच, व्यक्ति की भावनाएं, ये सब वैज्ञानिक विधि से आप मेजर नहीं कर सकते। इसलिए कहा है कि जिन कामों में इसका इस्तेमाल होता है उसमें यह सिद्धांत टिक नहीं पाता है, फेल हो जाता है। साइमन और मार्च ये दो विद्वान हैं, इन्होंने बहुत सी आलोचनाएं इस उपागम की है। तो देखिए, साइमन और मार्च ने इसको प्रशासनिक प्रबंध सिद्धांत कहा है। एक तो इसका नाम ये दिया है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी। क्यों? क्योंकि ये प्रशासन द्वारा संपादित की जाने वाली प्रबंधकीय प्रक्रिया पर ही जोर देता है। प्रबंध के जो 5 काम है जो हमने देखे, हेनरी फेयल ने बताए, वो बस केवल उच्च स्तर के लोगों पर ध्यान देता है। इसलिए इसको प्रशासनिक प्रबंध प्रक्रिया कहा है कि प्रबंध कैसे होगा, लेकिन ये परिचालन स्तर की समस्याओं पर ध्यान नहीं देता है। तो प्रबंध समर्थित दृष्टिकोण हमने देखा, एक आलोचना, वो वही बात है। इसके बाद है साइमन मार्च ने इनको मशीनी मॉडल कहा है, क्योंकि संगठन को ये मशीन मानता है और मानवीय आयाम यानी व्यक्ति की जो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं हैं उसकी यह अपेक्षा करता है। केवल कौन सी आवश्यकता की तरफ ध्यान देता है? आर्थिक आवश्यकता। इसके बाद साइमन ने एक किताब लिखी, प्रोवर्ब ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इस किताब में इसको क्षेत्रीय ज्ञान, रीजनल ज्ञान, लोकल ज्ञान पर आधारित कहावतें कहा है। ये जितने भी सिद्धांत हैं इनको इन्होंने कहावतें कहा है। और कहावतें क्यों कहा है? क्योंकि ये सिद्धांत वैज्ञानिक रूप से वैध नहीं है। यानी वैज्ञानिक परीक्षण यदि इनका किया जाए, किया ही नहीं गया है। पहले तो बात इन्होंने कहा है कि ये तो केवल जो है स्थानीय ज्ञान पर आधारित है। अब कैसे? सार्वभौमिक उपयोग के नहीं है, क्योंकि सार्वभौमिक उपयोग के लिए आपको प्रयोगशाला में उनका परीक्षण करना होता है। तो ऐसा कोई परीक्षण इनका किया नहीं गया है। और इनकी सबसे बड़ी कमी, भयंकर कमी यह है कि ये कहावतों की तरह जोड़ों में विद्यमान है। अब ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है, जोड़ों में विद्यमान है। जैसे कहावतें होती है, लोकल कहावतें चलती है, क्षेत्र विशेष की कहावतें होती है, उसी प्रकार ये है। जोड़ों में कैसे है कि प्रत्येक सिद्धांत का समानतः स्वीकार्य और विश्वसनीय विकल्प विद्यमान है। कहावतों के यही एक बात होती है। कहावतों में एक कहावत क्या कहती है, उसी की विपरीत बिल्कुल दूसरी कहावत आ जाएगी, तो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है कि किस कहावत को वो फॉलो करे। जैसे उदाहरण के रूप में एक कहावत है कि शुभ कार्य शीघ्र करना चाहिए, शुभ कार्य शीघ्र करना चाहिए, शीघ्र करना चाहिए, ये कहावत है। दूसरी एक कहावत है कि कुछ भी करने से पहले पर्याप्त सोचना चाहिए, पर्याप्त विचार करना चाहिए। लीजिए, अब ये दोनों एक दूसरे की विरोधी है। एक कह रहा काम तुरंत कर डालो, एक कह रहा नहीं तुरंत मत करो, उस पर पर्याप्त विचार करो, उसके बाद करो। इसी प्रकार की ये सिद्धांत है साइमन के अनुसार। यानी एक सिद्धांत जो कह रहा है उसी का विरोधी दूसरा सिद्धांत आपके सामने प्रकट हो जाएगा और उसकी विरोधी बात कहता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में कठिन हो जाता है कि इनमें से कौन सा सही है। जैसे उन्होंने, साइमन ने अध्ययन भी किया है, 4 सिद्धांत लिए उन्होंने।
विशिष्टीकरण, विभागीकरण, पद सोपान और नियंत्रण का विस्तार। इन 4 सिद्धांतों में कार्यकुशलता को लेकर व्याप्त विरोधाभास को उन्होंने उजागर किया है। पद सोपान, नियंत्रण का विस्तार, विभागीकरण और विशिष्टीकरण। तो ये किस प्रकार से किया है साइमन ने, इसको यदि आपको समझना है तो हमारा पार्ट 3 में जो है वीडियो आपको मिलेगा साइमन के ऊपर। हर्बर्ट साइमन जो विद्वान है उनके ऊपर वीडियो मिलेंगे, आप उनको देखें तो आपको और ज़्यादा डिटेल में ये समझ में आ जाएगा। साइमन और मार्च ने, आगे देखिए, अपनी पुस्तक, एक किताब लिखी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें शास्त्रीय विचारधारा की 5 आलोचनाएं की है उन्होंने। तो ये 5 आलोचनाएं वही है जो पहले आई थी, उन्हीं का एक प्रकार से रिपीटेशन है, तो आप एक बार देख लीजिए। अभिप्रेरणा संबंधी दावे गलत। पहली, अभिप्रेरणा का क्या दावा करता है कि व्यक्ति केवल धन के लिए काम करता है, ये गलत है। साइमन मार्च कहते हैं कि उनकी सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं होती है। दूसरी कमी है कि संगठन के अंदर होने वाले हित संबंधी संघर्षों की उपेक्षा। ये बड़ी बात है। संगठन के अंदर व्यक्तियों में कई बार टकराव हो जाता है, जो काम करते हैं उनमें टकराव हो जाता है। एक व्यक्ति कहता है मैं सही हूँ, दूसरा कहता है मैं सही हूँ, ये कार्य करना चाहिए, एक कहता है ये कार्य नहीं करना चाहिए। इसके बारे में आप पूरे सिद्धांत को पढ़ें तो कहीं इसका सॉल्यूशन नहीं बताया है, बल्कि ये माना ही नहीं है इसने कि टकराव होता है। इसके बाद है जटिल सूचना प्रोसेसिंग तंत्र द्वारा मनुष्य पर थोपी गई सीमाओं पर कम ध्यान दिया गया। सूचना का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो ये युग है, इसके कारण मनुष्य इतना कॉम्पीट नहीं कर पा रहा है। जितनी सूचनाएं प्रोसेस होती है, सूचनाएं प्राप्त होती है, तो उनको समझ नहीं पाता है, इतना उनका विश्लेषण व्यक्ति नहीं कर पाता है। तो इस ओर भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया है। इसके बाद है कार्य की पहचान और वर्गीकरण में संगठन की भूमिका पर कम ध्यान। ये वही बात आ गई कि संगठन इसने माना है सार्वभौमिक, यानी सभी संगठनों में एक जैसे सिद्धांत लागू किए जा सकते हैं। लेकिन साइमन और मार्च कहते हैं कि नहीं, हर एक संगठन का अपना एक अलग प्रकृति होती है, अपना एक अलग क्लेवर होता है, और संगठन के अनुसार सिद्धांत अप्लाई होते हैं। कुछ संगठनों में कुछ सिद्धांत काम करेंगे, कुछ में कुछ करेंगे, ये नहीं है कि सब में सब काम कर जाए। तो इसकी इन्होंने जो है चर्चा नहीं की है। फिर एक और पॉइंट आता है कार्यक्रम मूल्यांकन। पोस्ट कॉर्ब जैसे उसने बताया, तो पोस्ट कॉर्ब में कहीं भी आपको ये, या फिर वो 5 तत्व जो साइमन ने फेयल ने बताए, उनमें कहीं भी आपको कार्यक्रम का मूल्यांकन कैसे किया जाए, यानी जब काम आपका हो चुका है, काम संपन्न हो चुका है, तो उसका मूल्यांकन कैसे किया जाए कि 50% सफल हुआ है या 100% हुआ है या 75% हुआ है, कितना सफल हुआ है, उसका मूल्यांकन। साथ ही साथ किस व्यक्ति का योगदान कितना रहा है, ये भी पता नहीं चल पाता है। तो इससे संबंधित इसमें कोई सिद्धांत आपको पूरे में नहीं मिलेंगे कि कार्यक्रम का मूल्यांकन कैसे किया जाए। तो इस प्रकार से मार्च और साइमन ने इन 5 कमियों की ओर संकेत किया, तो आपको ये याद करनी है। और लास्ट में हम बात करेंगे इसका निष्कर्ष कि तमाम कमियां इसमें हैं, फिर भी इसमें कई अच्छाइयाँ हैं। और वो अच्छाइयाँ क्या है जो निष्कर्ष में हम बताएंगे कि संगठनात्मक विश्लेषण का पहला व्यवस्थित प्रयास था, पहला सिद्धांत था, इसीलिए इसको शास्त्रीय सिद्धांत कहा गया है, जिसने प्रशासन को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। इससे पहले प्रशासन को बिल्कुल ही जो है एक राजनीति का एक अमहत्वपूर्ण कार्य समझा जाता था, लेकिन इसने वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। प्रशासन की शब्दावली, जितने भी आप सिद्धांत देखें अभी हमने वो सब प्रशासन की शब्दावली, उसका विकास किया। प्रशासन को एक पृथक गतिविधि माना। इससे पहले प्रशासन को राजनीति में ही जोड़ के पढ़ा जाता था, अलग से प्रशासन का अध्ययन नहीं किया जाता था। प्रशासन को कुशल और तार्किक बनाने की प्रेरणा दी है, हम देख सकते हैं। कुशलता, मितव्ययता, तार्किकता इसके उद्देश्य हैं। प्रबंध की तकनीकें, जो प्राइवेट संगठनों का जो मैनेजमेंट है, और मैनेजमेंट जिन तकनीकों का इस्तेमाल करता है
उन तकनीकों को इसने प्रशासन में इंट्रोड्यूस किया, जैसे रिपोर्टिंग है, अकाउंटिंग है, बस्टिंग है। ये आप देख सकते हैं पोस्ट कोड में ये तकनीकें हैं। लेखांकन, अकाउंटिंग जो है हेनरी फेयोल ने इंट्रोड्यूस की, प्रशासन में प्रयोग किया और आगे के अनुसंधान, परिवर्ती अनुसंधानों का मार्ग प्रशस्त किया। आगे और इस पे अनुसंधान हो सकता है। और आगे हमने देखा मानव संबंध उपागम आया, व्यवहारवादी उपागम, व्यवस्था उपागम, ये बहुत से उपागम आगे डेवलप हुए। ये इसलिए डेवलप हुआ है कि पहला ये बन गया, तो इसको देख के, फिर इसकी कमियों को देख के नए उपागम बने। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने प्रशासन की जो शास्त्रीय उपागम है, शास्त्रीय विचारधारा है, उसकी आलोचनाएं, उसकी विभिन्न विद्वानों का योगदान और निष्कर्ष का अध्ययन किया। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक अवश्य कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर अधिकाधिक लोगों तक कीजिए। धन्यवाद।